विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हेलिमेंथ्स प्राणियों के आर्थिक महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। वैसे तो हेलिमेंथ्स एक ब्रॉडर टर्म यानी बृहद टर्म के रूप में हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर चूँकि आर्थिक महत्व की बात कर रहे हैं तो इनसे होने वाली हानियाँ, मानव को होने वाले इनसे नुकसान, फ़ायदे, इसकी स्टडी हम इसमें हमारे आज के लेक्चर में करेंगे। हेलमिन्थ्स बेसिकली ये एक ग्रुप हमने बनाया है, एक समूह हमने बनाया है जिसके अंतर्गत प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केलेमिन्थिस के प्राणी वो को हमने इसमें स्टडी करने का प्रयास किया है। कौन से प्राणियों को और क्या क्या बीमारियां उनसे होती है मानव को, वो हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। हेलमिन्थ्स अथवा कृमि ये प्राणियों में, विशेष तौर पर कशेरुक प्राणियों में, अकशेरुक प्राणियों की बात नहीं कर रहे हैं हम, कशेरुक प्राणियों में तथा पादपों में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। अंतःपरजीवी, बाह्य परजीवी के रूप में भी ये उपस्थित रहते हैं। इनसे होने वाले रोगों को हेलिमेंथाइसिस नाम से जाना जाता है और ये ज़्यादातर जल में, मृदा में और नम मृदा में रहते हैं और वहीं से ये मानव में और अन्य प्राणियों में प्रवेश करते हैं। इनके द्वारा ये जो एक दूसरी स्लाइड है जिसके अंतर्गत हमने आपको विभिन्न प्रकार के हेलमिन्थ्स की एक जनरल फोटोग्राफ या पिक्चर बना करके दिखाने का प्रयास किया है कि मानव के अंदर पाए जाने वाले विफ वर्म, एस्केरिस, पिन वर्म, लीवर फ्लूक, पोर्क का टेपवर्म और गाय भैंसों में, बोवाइन में पाए जाने वाले टेपवर्म का एक जनरलाइज्ड पिक्चर या फोटोग्राफ है। ज़्यादातर इनसे रोग जो उत्पन्न होते हैं उनको अलग अलग नाम दिया गया है। हाइमन ने प्लेटीहेलमिन्थिस की क्लासेस और एस्केलेमिन्थिस की कुछ क्लासेस का नाम हम छोटी क्लास के अंदर प्रथम वर्ष के अंदर पढ़कर आए हैं। ट्रिमेटोडा, सिस्टोडा, निमेटोडा, तो उसी के आधार पर इनके से द्वारा उत्पन्न रोगों को भी उसी नाम से जाना जाता है। जैसे ट्रिमेटोडा वर्ग के जंतुओं से उत्पन्न होने वाली बीमारियों को ट्रिमेटोडाइसिस कहते हैं। सिस्टोडा वर्ग से क्लास के प्राणियों से होने वाली बीमारियों को सिस्टोडाइसिस कहते हैं। निमेटोडा या गोल कृमि से होने वाली बीमारियों को निमेटोडाइसिस कहते हैं। तो विद्यार्थियों, हमने इस स्लाइड के माध्यम से और इनके तीनों के नाम नोट कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब मानव में प्रमुख रूप से जो बीमारियां पैदा करने वाले या बीमारियां देने वाले हेलमिन्थ्स हैं, जिनसे बीमारियां होती हैं, हमने कुछ उन्हें शॉर्टलिस्ट किया है और इसमें एक लिस्ट देने की कोशिश करी, एक सूची बनाने की कोशिश करी कि जिससे आप उसे अच्छी तरह से समझ सकें। उनके कुछ नाम हैं: ऑफिस्थियोर्किस, स्काइज़ोस्टोमा, पैरागोनिमस, टीनिया सजाइटा, टीनिया सोलियम, इकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसस। आइए इनके बारे में पढ़ते भी हैं और इनके चित्र या इनके फोटोग्राफ से हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस प्रकार होंगे, कैसे हमारे शरीर में ये या मानव शरीर में रहते होंगे और क्या क्या बीमारियां पैदा कर सकते हैं। ज़्यादातर हम जो हेलमिन्थ्स पढ़ रहे हैं ये ज़्यादातर या तो फ्लूक्स हैं, चपटे कृमि हैं, फीता कृमि हैं, गोल कृमि हैं प्रमुखतः। तो आइए इनमें ट्रिमेटोड से होने वाले और निमेटोड से होने वाले और सिस्टोड से होने वाले बीमारियों को हम समझें और इनको भी पहचानें कि कैसे होती है। इसी क्रम में पहली जो फ्लूक है, फ्लूक यानी चपटे कृमि, जिसको प्लेटीहेलमिन्थिस के नाम से हम जानते हैं, उनमें जो चपटे कृमि आते हैं उनमें से ये ऑफिस्टोर्किस जो मानव को संक्रमित करने वाला फ्लूक है और इसमें ये चीनी यकृत कृमि के नाम से जाना जाता है और ये मानव के बाइल में, गॉल ब्लैडर में पहुंच जाता है तो भारी नुकसान पैदा करता है, ब्लॉकेज पैदा करता है। ये चीन, भारत, हांगकांग, पाकिस्तान, श्रीलंका की जो एशियाटिक कंट्रीज़ हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है और ये इसका इन्फेक्शन डेडली हो सकता है। यहाँ मैंने एक स्लाइड इंटरनेट के माध्यम से लेकर के, वहाँ से फ़ोटोग्राफ लेकर के उसे बड़ा करके आपको दिखाया गया है। ये इस तरह की फ्लूक है
अगले उसके अंतर्गत ये मैं दिखाया कि किस प्रकार ये होता है। इससे इन्फेक्टेड फिशेस को खाने से, मछलियों को खाने से ये होता है। आप इस चित्र के अंदर इस साइकिल में देख सकते हैं, एक मछुआरा, मछली पकड़ने वाला मछुआरा है, ये उसके साइड में उसकी किस तरह से सरकेरिया लार्वा बनता है और किस तरह फिशेस के अंदर जाके उनकी मसल्स के अंदर एक लॉज कर लेता है, अपने आप को वहाँ रह जाता है, और फिर जब अधपकी मछली खाई जाए या कच्ची मछली खाई जाए तो उससे ये इन्फेक्शन मानव तक पहुँच जाता है। इसी क्रम में एक और क्रम ही है। इस चित्र को आप देखेंगे तो बड़ी इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ है। जो बाईं ओर चित्र है, जिसे माइक्रोस्कोप के नीचे से लिया गया है, ये मानव रक्त में पाई जाने वाली एक फ्लूक है, इसको स्काइजोस्टोमा कहते हैं। और ये आप देखेंगे कि ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई दो चीज़ें आपस में लिपटी हुई है। जी हाँ, ये बिल्कुल दो ही एनिमल्स हैं, मेल और फीमेल। मेल पतली लंबी फीमेल को अपने शरीर के अंदर कैरी करता है, और ये दोनों साथ ही लगभग रहते हैं। फीमेल तभी छोड़ती है मेल को जब इसे अंडे देने होती है। ये मनुष्य में और के रक्त में पाया जाने वाला एक फ्लूक है। ये मनुष्य की यकृत निवाहिका शिरा, हेपेटिक पोर्टल वेन, ब्लड की जो वेन है उसके अंदर रहता है, अथवा पेल्विक वेन में परजीवी के रूप में पाया जाता है। इसकी कुछ स्पीशीज़ पक्षियों और स्तनियों की शिराओं में भी परजीवी के रूप में पाई जाती है। और मोटा नर एक पतली मादा को सदैव अपने साथ एक मादाधर नलिका, गायनेकोफोरिक कैनाल में वरण धारण किए रहता है, और ये देहबत्ती में वलन के द्वारा बनी हुई होती है। इसकी देहबत्ती की जो है वलन बल पड़ा हुआ है, इसके अंदर ये इस तरह की कैनाल बनी होती है। और ये जब मेटिंग हो जाती है और जब इसको ये फीमेल जब ये अंडे देने लगती है तो ये अंडे अपने शरीर से बाहर निकल जाते हैं और बाहर से निकल करके पानी में पहुंच जाते हैं। और कोई कपड़े धोने या किसी भी तरीके से इन्फेक्टेड आदमी अपने मल, अपनी विष्ठा, अपना फीकल मैटर पानी में डाल दे या किसी कारण पानी तैरने जाए या कहीं पे, और ये उसे बॉडी से बाहर निकल करके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यानी विष्ठा के साथ ये बाहर निकल आती हैं। और जब बाहर निकल आती है तो संक्रमित जल को कोई दूसरा व्यक्ति पी ले तो उसके अंदर जो ये सरकेरिया के फॉर्म के अंदर जब बाहर रहती है तो ये बॉडी में वापस घुस जाती है और वहाँ से पेनिट्रेट करके ब्लड के अंदर पहुंच जाती है, और वहाँ ब्लड से फिर फेफड़ों में, जिगर में, और ये बढ़ती जाती हैं, और ये अंत में यकृत निवाहिका शिराओं में, और मैंने आपसे बताया हेपेटिक पोर्टल वेन में जा कर के अपने आप को स्थापित कर लेती हैं। और ये काफ़ी नुकसानदायक बीमारी पैदा करती है, मानव के लिए नुकसानदायक है। इनकी विशेष तौर पे 3 स्पीशीज़ देखी जाती है, जिसका मैंने आगे भी जिक्र किया आगे की स्लाइड में। यहाँ पे बता देता हूँ। सिस्टोस्टोमा हेमेटोबियम, ये अफ्रीका, फ़िलिस्तीन, इराक, पुर्तगाल के लोगों में होती है, और ये इसके एक मध्य परपोषी भी है बिल्यूनियस, इसको उसके कारण ये और फैलती है। ऐसे ही सिस्टोसिरस मैनसोनी, ये अफ्रीका, उष्णकटिबंधीय अमेरिका में पाया जाता है, और ये एक विशेष प्रकार के मच्छरों द्वारा या मध्यस्थ परपोषी पेनोल्विस के द्वारा फैलता है ना। और एक है इसका एक तीसरा फॉर्म है जैपोनिकम। ये जैपोनिकम जापान, चीन और फिर जैसा नाम बता रहा है चीन और फिलीपींस में पाया जाता है। ये वही लीवर पोर्टल सिस्टम के अंतर्गत शिराओं में रहती है। कुत्ते, बिल्ली, मवेशियों, घोड़ों और सूअर में भी परपोषी के रूप में रहता है और नुकसान पहुंचाता है। मूत्राशय में पथरी का कारण बनता है, त्वचा रोग का कारण बनता है। जहाँ ये जिस ब्लड वेसल्स में रहता है उसमें निशान किडनी के अंदर भी पहुंच करके नुकसान पहुंचाता है। हेमेचूरिया पैदा करता है, यानी कि रक्त का नुकसान, रक्त बहना, रक्त में हो जाता है, यूरिन के अंदर ब्लड लॉस होने लगता है, और ये इसका एक प्रमुख कारण होता है। ये एक एग्जाम्पल है पैरागोनिमस। ये पैरागोनिमस बहुत सारे जानवरों में, मनुष्य के अलावा और जानवरों में, जंगली सूअर में, बिल्ली में, चूहे में, मनुष्य में अंतःपरजीवी के रूप में पाया जाता है। ये भी भारत, चीन, जापान, फिलीपींस, न्यू गिनी, अफ्रीका में पाया जाता है। और इसका द्वितीय पोषक जो है वो केकड़ा है, क्रेफिश के नाम से जिस केकड़े को हम देखते हैं वो है, और इससे भी काफ़ी नुकसान होता है। ये फेफड़ों तक में पहुंच जाता है। इससे भी निमोनिया, ब्लड लॉस, लगातार वीकनेस, इस तरह की तकलीफ़ें होती है। ये मैंने एक डायग्राम और एक चित्र इंटरनेट से लिया है आपको दिखाने के लिए। ये भी एक तरह का फ्लूक है। ये चित्र
टीनिया सजाइटा का है। ये टीनिया सजाइटा गौमांस फीताकृमि के नाम से जाना जाता है। टीनिया सजाइटा की खासियत ये है कि ये जो गौमांस खाते हैं या जानवरों का मांस खाते हैं, उनके अंदर उनके मसल्स में ये जा कर के सिस्ट बना लेता है, और अधपका, कच्चा या कम पका हुआ मांस खाने से ये मनुष्य तक में पहुंच जाता है और मनुष्य की आंतड़ियों में रहता है। लगभग इसका डिस्ट्रीब्यूशन पूरे वर्ल्ड ओवर है, पूरे विश्व में ये पाया जाता है। और ये थोड़ा सा फ़र्क है टीनिया सोलियम से। अभी बात करेंगे आगे टीनिया सोलियम की। टीनिया सोलियम फीताकृमि, मनुष्य में पाए जाने वाला फीताकृमि, ये काफ़ी लंबा होता है, और ये टीनियासिस, इसकी जो डिजीज़ है उसे टीनियासिस कहते हैं। ये देखिए एक इंटरनेट से लिया हुआ ये ब्लैक कलर वाला जो लेफ़्ट डायग्राम है, उसके अंतर्गत आप उसको काफ़ी लंबा एक फीते जैसा, जैसा कपड़ा नापने का फीता होता है उस प्रकार का, या नाड़ा होता है उस प्रकार का एक क्रमी देख रहे हैं। और दाहिनी ओर उसका एक चित्र बनाया हुआ है, पेंसिल या पेन चित्र बनाया है, जिसमें उसके आगे के पोर्शन को बड़ा करके उसके स्ट्रोबिलस, उसका स्कोलेक्स, उस पर कांटे, उस पर किस तरह की सकर्स मौजूद हैं, ये मानव आंत में पाया जाता है। और ये मानव आंत में बहुत लंबे समय तक रहता है। ये हुक्स और रोस्टेलम की मदद से चिपका रहता है और आसानी से निकलता नहीं। ये मानव में कमजोरी, खून की कमी, और ये पूरी आंत के अंदर रहता है। और इसके जो प्रोग्लॉटिड्स एग्लॉटिड्स हैं, ये टूट टूट करके बाहर निकलते रहते हैं, और ये दूसरों में संक्रमण इसी प्रकार फैलता है। ये फिर किसी दूसरे एनिमल द्वारा, या उसके गाय या भैंस खा लेती है चारा या गंदगी, विष्ठा से वहाँ पहुँच जाता है, और फिर उनके शरीर से वापस मानव शरीर में पहुँच जाता है अधपके सूअर का गोश्त खाने से। फिर जो रही और बाकी की लिस्ट है, उसके अनुसार हाइमेनोलेप्सिस, एस्केरिस, अंकाइलोस्टोमा, वुकेरिया बैंकॉफ्टाई, ट्राइसिनेला स्पाइरलिस, रैबिडिटिस, एंट्रोबायस वर्मिकुलरिस, रैक्यूनिकुलस मेडिनेंसिस, इसकी स्पेलिंग गलत है, इसे एक बार सही कर लीजिएगा, रैक्यूनिकुलस मेडिनेंसिस है, NENSIS। खैर, आइए इनकी बात करते हैं। ये हाइमेनोलेप्सिस जो है, इसे हाइमेनोप्सिस नाना के नाम से जानते हैं, या बोना फीताकृमि हम इसे जानते हैं। मनुष्य के आंत में पाया जाता है, परजीवी है, छोटा है, 7 से 100 mm ही होता है। वो तो कई मीटर लंबा था उसको टीनिया सोलियम। ये 7 से 10 mm, यानी अगर आप छोटी स्केल देखें तो 7 से 10, छोटा सा टेपवर्म है, और ये भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। आदमी कमज़ोर हो जाता है, बच्चे कमज़ोर होते हैं, बच्चों में ज़्यादातर होता है। ये गंदी मिट्टी, गंदे हाथ, विष्ठा लगी हुई सब्जियां, इस प्रकार के खाने से फैलता है, एक शरीर से एक एनिमल से दूसरे एनिमल में, और अंत में मानव में आता है। ये विष प्रभाव भी पैदा करता है, पेट का दर्द होना, दस्त होना, और इसकी ज़्यादातर बहुतायत दक्षिण संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला फीताकृमि है। और इसका डायग्राम मैं आपको अभी आगे फोटोग्राफ आगे दिखाने की कोशिश करता हूँ, आगे है उसमें आएगा। इसे एक नेक्स्ट और इकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसस, ये इकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसस भी इसी टेपवर्म का ही एक जाति का ही एक पैरासाइट है, परजीवी है। ये छोटा फीताकृमि है, 3 से 6 mm लंबा होता है, और ये अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, हॉलैंड, इनमें रहने वाले लोगों में होता है। कुत्ते बिल्लियों में भी होता है, भेड़ियों में भी होता है। घर में पालने वाले कुत्ते बिल्ली, ये पेट से भी इन्फेक्शन हो जाता है। और ये जिगर या फेफड़ों में, कभी कभी गुर्दों में और तिल्ली में, हड्डियों में, यहाँ तक कि हार्ट तक में इसका लार्वा पहुँच जाता है, और ब्लैडर वर्म बनाता है, सिस्ट वॉल बनाता है, और इस तरीके से इन्फेक्शन पैदा करता है। चूँकि ये शरीर के अंदर रहता है, तो शरीर के भोजन, मानव भोजन को एब्जॉर्ब करता है, ब्लड में रहने करके नुकसान पहुंचाता है, और भेद देता है, यानी कि शरीर में जगह जगह से ये जा कर के एंडोजीनस बडिंग करके, और अंदर शरीर में ब्लैडर वर्म के रूप में एक बन जाते हैं, और पुटिकाएँ बन जाती है बड़ी बड़ी, तो वो बाद में हार्ड हो जाती है। लीवर में भी ये जा कर के रह जाता है, मस्तिष्क में पहुँच जाता है, आँखों तक में चले जाता है, और काफ़ी डेंजर से ब्लाइंडनेस भी कॉज करता है, लीवर के अंदर भी प्रॉब्लम कॉज कर देता है। एस्केरिस, चूँकि लिस्ट के अंदर एस्केरिस यहाँ पर लिख रखा था, तो मैंने इसको यहाँ पे लिया। ये एस्केरिस के 2 डायग्राम फोटोग्राफ्स है। फीमेल बड़ी होती है, मेल छोटी होती है, इसे राउंड वर्म कहते हैं। नीमेटोड्स का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है नीमेटोडाइसिस का, और इसके कारण शरीर के अंदर भारी नुकसान होता है। मानव शरीर के अंदर छोटे बच्चों से इन्फेक्शन शुरू होता है, और काफ़ी लंबे समय तक ये टिका रहता है। इनकी खासियत ये है कि ये इनकी जो लाइफ साइकिल है, ये पानी में
और गंदे पानी से शुरू होती है, और फल सब्जियों पे चिपकी हुई ये इनके अंडे शरीर में पहुंच जाते हैं, मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। और जब ये पहुंच जाते हैं शरीर के अंदर, तो छोटी आंत में पहुंच जाने के बाद ये वहाँ पर निर्मोचन करके ग्रोथ शो करके, वृद्धि शो करके काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नुकसान पहुंचाते हैं। एक एक एस्केरिस एक दिन में लगभग, मादा एस्केरिस 15,000 से 2 लाख अंडे तक दे सकती है। आप सोच सकते हो कितना भारी इन्फेस्टेशन ये कर सकती है। और लगभग 270 लाख अंडे तक ये दे सकती है। इसका शरीर में ये जब अंडा ज़मीन में गिर जाता है तो ये ज़िंदा रह सकते हैं, हालांकि सूखे वातावरण में मर जाते हैं, लेकिन फिर भी ये काफ़ी दिनों तक रहते हैं। मानव शरीर के बाहर एक इंक्यूबेशन पीरियड में चले जाते हैं, और उसके बाद जब ये वापस मिट्टी से किसी तरीके से जुवेनाइल हमारे वापस शरीर में पहुंचते हैं, तो ये 2 बार निर्मोचन करने के बाद, उच्च निर्मोचन यानी एक प्रक्रिया जिसके द्वारा ये अपने शरीर के ऊपर की त्वचा को बदलते हैं, ये द्वितीयक फेज़ में आ जाते हैं। और इसके संक्रमण में ये सब्जी, मिट्टी या किसी प्रकार से फल और सब्जियों के साथ मानव शरीर में जब पहुंच जाते हैं, दूषित यानी गंदे मिट्टी और इसके साथ ये गर्माहट और अपनी जो नमी है वहाँ संक्रमण में ज़्यादातर होते हैं। फिर ये धीरे धीरे वापस हमारे शरीर में पहुंच करके जनन आंतड़ियों से होते हुए वहाँ से लगभग आराम से, चूँकि वर्म की तरह और मूवमेंट करते हैं, तो ये अपने प्रवास करते हैं, दीवारों में, आंत की दीवारों में छेद करते हैं, आंत की दीवारों के साथ साथ वहाँ के रक्त परिसंचरण में पहुँच जाते हैं। छोटे साइज़ के जब ये होते हैं, लगभग 0.2 से 0.3 mm के जब होते हैं, यहाँ से वापस हेपेटोपोर्टल सिस्टम में पहुंचकर ये लीवर में पहुंच जाते हैं, और वहाँ से यकृत में फिर ये अपने ग्रो करते हैं, और वहाँ से फिर कई बार नहीं, ज़्यादातर ही हार्ट के राइट पोर्शन में पहुंचते हैं, और वहाँ से रुधिर की धारा के साथ शरीर का दौरा करते हुए फिर ये पल्मोनरी ब्लड वेसल्स में पहुंचते हैं, फुफ्फुसीय धमनियों में पहुंचते हैं, फेफड़ों में चले जाते हैं, और इनके ये जो फेफड़ों में पहुंच करके फेफड़ों के अंदर वहाँ की जो ब्लड वेसल्स हैं उनको, बारीक ब्लड वेसल कैपिलरीज को तोड़ देती है, और तोड़ करके ये वायु कोष्ठों में पहुंच जाती है। अब आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने घातक और कितने नुकसानदायक हो सकते हैं। वहाँ कुछ दिन रहने के बाद ये वृद्धि करते हैं, और तीसरी बार निर्मोचन वहाँ लंग्स में ही करते हैं, हमारे फेफड़ों में करते हैं। फेफड़ों के कोष्ठों में फिर ब्रोंकियल में, और वहाँ से वापस ब्रोंकाई में से होते हुए श्वास नली में पहुँच जाते हैं, और श्वास नली में पहुँच करके गले में एक अजीब सी सरसराहट और एक इरिटेशन पैदा करते हैं, जिससे खांसी आती है, और खांसी के साथ जो बलगम से आता है उस बलगम से पेट में पहुँच जाते हैं, और ये रास्ता अपनाते हुए वापस आंतड़ियों में पहुँच जाते हैं। और इस तरह कई बार अपने कई गुना आकार में वृद्धि कर लेते हैं, और कई बार इस प्रकार के इन्फेक्शन में इंटरनल ये हमारे शरीर में चलता रहता है, निर्मोचन करते रहते हैं, और ये चूँकि लंग्स में भी जाते हैं और फिर लीवर में भी पहुंचते हैं, तो ये काफ़ी नुकसानदायक होते हैं। कमजोरी होती है, बेचैनी रहती है, और ज़्यादा एस्केरिस ब्लॉकेड भी कर देते हैं। छोटे बच्चों में ये आँख से या कई बार पेट से निकलते हैं, पेट से मीन्स रेक्टम से निकलते हैं, उनको दवाई दे करके निकाला जाता है, तो कईयों के अंदर ब्लॉकेड भी होते हैं, और लंग्स में रक्तस्राव पैदा करते हैं, निमोनिया तक हो सकता है सेकेंडरी इन्फेक्शन के रूप में। ये एक दूसरा डायग्राम है एंकाइलोस्टोमा का। ये एंकाइलोस्टोमा भी निमेटोड्स का एक एग्जाम्पल है, और इस एंकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल्स के नाम से हम जानते हैं। इसे हुकवर्म, जनरल भाषा में इसे हुकवर्म कहते हैं। ये मनुष्य की छोटी आंतों में पाए जाने वाला परजीवी है। एशिया, उत्तर अमेरिका, यूरोप में पाया जाता है, और ये इसकी खासियत है कि इंटेस्टाइनल विलाई से चिपका रहता है, और ये पेशी इसके रक्त के तरल को चूसता रहता है अपने शरीर में रहते हुए। ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो है उसमें भी गला देता है, उसे भी उसमें छेद कर देता है, और साथ ही साथ ये अपने मुख से एक एंटीकोआगुलेंट रिलीज़ करता है। एंटीकोआगुलेंट मतलब प्रतिस्कंदक, जो रक्त को जमने नहीं देता, रक्त की लगातार बहता रहता है, रक्त का स्कंदन नहीं होता, थक्का नहीं जमता, तो जब जमने को रोकता है तो इसके कारण जब ये वहाँ से अपनी जगह छोड़ता है आंत में, तो वहाँ से लगातार ब्लड निकलता रहता है। इसके मुंह में प्लेट्स मौजूद होती है, जिससे कटिंग प्लेट्स होती हैं, जिससे ये छेद काटता है और निशान बनाता है शरीर, मतलब जिससे चिपका रहता है। ये लगभग 12 mm लंबी हो सकती है फीमेल, और मेल 9 mm लंबा। मेल फीमेल के साइज़ में थोड़ा सा अंतर होता है, फीमेल बड़ी होती है और मेल छोटी होती है। ज़्यादातर निमेटोड्स के अंदर ये खासियत है, क्योंकि फीमेल को ज़्यादा एक्टिविटी करनी होती है, और कम भी होते हैं, मेल कम भी होते हैं। इनकी खासियत ये है कि ये अपने इंटेस्टाइन में
अंडे देती हैं फीमेल, और ये बाद में हमारी विष्ठा के साथ ये बाहर निकल आता है और मिट्टी में निकल आते हैं। निकले हुए बच्चे फिर 2-4 बार जैसे एस्करिस करता था निर्मोचन करते हैं, और वापस मिट्टी या गंदे हाथों की वजह से या किसी तरीके से हमारे शरीर के ऊपर टच, पानी में या मृदा में या नमी वाली मृदा के अंदर जब हम जाते हैं तो हमारे बालों के हेयर फॉलिकल्स के जो छिद्र हैं उनमें से, यानी बालों के रोम के जो छिद्र त्वचा से वहाँ से वापस घुस करके शिराओं में पहुँच जाते हैं, हृदय तक पहुँच जाते हैं, और हार्ट और फिर लंग्स जैसे कि एस्करिस पहुँचती है उसी तरह से। और वही तरीके से जब एक खांसी वांसी होती है तो ये वापस हमें से निगल कर आंतों में पहुँच जाते हैं, और ये 2 बार निर्मोचन करते हैं। यानी जो बेबी एंकाइलोस्टोमा है, छोटा बच्चा एंकाइलोस्टोमा जो होता है छोटे साइज़ के, वो 2 बार निर्मोचन करके, और ये कई वर्षों तक अपने परपोषी में यानी होस्ट में यानी मानव के अंदर कई वर्षों तक लगातार इसका इन्फेक्शन रह सकता है। और ये कुत्तों में, छोटे जानवरों में, बिल्लियों में, घर में पाले जाने वाले कुत्ते बिल्लियों में भी रहते हैं, और उससे इन्फेक्शन ट्रांसमिट भी होता है। ये नेक्स्ट स्लाइड जो है ये वुकेरेरिया की है। वुकेरेरिया, ये वुचेरेरिया जिसको कहते हैं हम, ये पुराना नाम इसको फिलेरिया बैनक्रॉफ्टाई था, वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टाई अभी हम इसको जानते हैं। अफ्रीका और एशिया में इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण परजीवी है, महत्वपूर्ण इन द सेंस नुकसान पहुंचाने के अंदर। ये निमेटोड लसिका वाही यूपियों में, लिम्फ वेसल्स जो हैं उसमें लसिका ग्रंथियों में रहते हैं, और इनको सुजा देते हैं, फूल जाती है लसिका ग्रंथि है, ये वहाँ पर ही कई बार इतने ज़्यादा हो जाते हैं कुंडलित करके उसे ब्लॉकेड कर देते हैं। इनकी छोटे छोटे जो जन्म के बाद जो बच्चे बनते हैं उन्हें माइक्रोफिलेरिया कहते हैं, और इनके कारण ये जो लसिका तंत्र है ये ब्लॉक हो जाता है, लसिका वाहिनियाँ ब्लॉक हो जाती है, ये हाथ पैरों में सूजन आ जाती है और फूल जाते हैं हाथ पाँव। तो इसका जो मध्य पोषक है जिसको कि हम वेक्टर कहते हैं, ये एक मच्छर है। ये मच्छर क्यूलेक्स एनाफिलीज, इन मच्छरों से ये फैलता है, और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है ये इसकी, ये पानी से नहीं फैलता, इससे नहीं फैलता। और ये अमाशय को, ये मच्छर के जब इसके छोटे बेबी जब मच्छर के अंदर रहते हैं तो ये मच्छर के अमाशय को भेद करके उसके मसल्स में पहुंच जाते हैं, और मसल से होते हुए ये सीधे उसके बहुत माइक्रोस्कोपिक होने के कारण और छोटे होने के कारण 2 बार निर्मोचन करने के बाद ये मच्छरों के लेबियम तक पहुंच जाते हैं, मुख के उन भागों तक पहुंच जाते हैं जो कि मनुष्य को काटते वक्त वहाँ से वो अपना सलाइवा इसमें डालता है। आपको याद होगा मलेरिया भी इसी प्रकार से फैलता है। तो ये वहाँ जब नम अपने मानव को काटता है तो ये वहाँ लेबियम में से रेंग करके मानव के खाल में, उसी के कैनाल में से चले जाते हैं, और फिर धीरे धीरे 2 बार निर्मोचन और करके ये शरीर के लसिका तंत्र तक पहुँच जाते हैं। लसिका तंत्र मतलब लिम्फ सिस्टम तक पहुँच जाते हैं, और जीवित, मृत या वृद्ध पैदा करते हैं इसमें जा कर के। और जब आपने कईयों को ऐसे पेशेंट्स भी देखे होंगे जिनका कि पैर का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है, उसको एलिफेंटाइटिस कहते हैं, फील पाव या एलिफेंटाइटिस कहते हैं। ये वृषण कोष्ठों में, भुजाओं में, योजी उत्तकों में जा कर के काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। इसी की एक जाति वुचेरेरिया मलाया, भारत और मलाया में पूर्वी द्वीप में होते हैं। ये सिर्फ पैरों में, इसका मध्यस्थ परपोषी मैनासोनी जीनस का मच्छर होता है, और ये लिम्फेटाइट फील पाँव या हाथी पाँव जिसको कहते हैं, ये सिर्फ पैरों में ही संक्रमित होता है। ये ट्राइसिनेला आप देख रहे हैं, इस स्लाइड के अंदर आप देख रहे होंगे तो एक मसल की स्लाइड है, मसल की स्लाइड के बीच में एक गोल रिंग सा जैसे अंगूठी की तरह नज़र आ रहा है। इधर की तरफ जो लाल, दाहिनी तरफ जो लाल नज़र आ रहे हैं वो मसल से स्टेन करे हुए, और उसमें आप स्पष्ट रूप से उसमें मार्क पॉइंटर भी दिख रहा है काले रंग का, उस पॉइंटर से पॉइंट किया गया जैसे कोई कौड़ियाँ रखी हुई हो या कोई स्नेल रखा हो अंदर, इस तरह के ये ट्राइसिनेला स्पाइरलिस इसमें मौजूद नज़र आ रहे हैं। ये सामान्य ट्राइसिनेला वर्म के नाम से हम इसको जानते हैं। यूरोप, अमेरिका में आदमियों में होता है। अंतरिक्ष के छोटे परजीवी आंत में पाए जाते हैं, और फिर ये मूव करके पालतू जानवरों में भी होते हैं, रैट्स में भी होते हैं। ये मूव करके मसल्स में पहुंच जाते हैं, और मसल्स में इस तरह सॉफ्ट टिश्यू में पहुंच जाते हैं, डायफ्राम में, जीभ में, आँख में, हाथ पैरों की पेशियों में। ये लिपट कर एक सर्किल बना लेते हैं ऊपर से, और ये फूल जाता है, एक सिस्ट टाइप बन जाता है, मोटा पुट्टी बन जाती है, और फिर कैल्सिफिकेशन हो जाता है इसका, और इसके अंदर ये भ्रूण मर जाते हैं, और ये
अधपका गोश्त खाने से जानवरों का ये इन्फेक्शन आदमी तक पहुंचता है, आदमी के अंदर पहुंचता है, और भी बहुत सारे वेज एंड मीन से पहुंचता है। और वैसे ये मेल फीमेल दो उसी तरह प्रकार के, एक बड़ा मेल छोटा और फीमेल बड़ी होती है। जहाँ पर ये मसल्स के अंदर जहाँ ये सिस्ट बन जाते हैं दर्द होता है, लंग्स में बन जाएंगे तो ये निमोनिया का कारण बनता है, गुर्दों में पहुँच जाते हैं तो ये नेक्रोसिस यानी कि गुर्दों की टिश्यू का नुकसान पहुँचाते हैं, उनका शयन शुरू कर देते हैं, और इसका इलाज समय पे ना हो तो ये काफ़ी घातक होता है। ये एक अलग एंट्रोबायस वर्मिकुलरिस का आपने नाम सुन रखा होगा, ये पिनवर्म के नाम से जाना जाता है। ये मानव आंत में रहता है और इसकी खासियत ये है कि ये जब बहुत सारे, इसकी फीमेल ये मानव शरीर में से गुदा के द्वार से बाहर निकलती है फीमेल, और अपने अंडे उसके आसपास के क्षेत्र में छोड़ देती है। और जब छोड़ती है तो वह गुदा के पेरिएनल रीजन जिसको कहते हैं गुदा के आसपास, वहाँ बड़ी जलन और खुजली महसूस होती है। आदमी के द्वारा, मनुष्य के द्वारा बार बार खुजाए जाने से नाखूनों में और हाथ के माध्यम से वापस मुख में चले जाते हैं, या कमरे के कपड़ों में जहाँ ऐसा मरीज रह रहा है उसके आसपास के क्षेत्रों में, फर्नीचर पे, और ये कुछ कुछ जगह पे तो लगभग सारी पॉपुलेशन में फैले हुए हैं। यूरोप में हैं, अमेरिका में हैं, के रहने वाले मनुष्यों के अंदर 40 से 100% लोगों में। तो बार बार गुदा के आसपास के एरियो को खुजाना, क्षेत्र को खुजाना, और उसमें उसकी एक निशानी है कि ये पिनवर्म उस व्यक्ति को हो सकते हैं। छोटे बच्चों में ज़्यादातर ये इन्फेक्शन देखा जाता है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये फीमेल जब एग ले करती है तो हवा के संपर्क में आने पर और ज़्यादा एग ले करती है, तो इसलिए ये पेरिएनल रीजन के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एग ले करती है, जो बाहर भी निकल के दूसरे शरीर के पहनने वाले दूसरे कपड़ों पर, अंतर्वस्त्रों पे भी पहुंच जाते हैं, और वहाँ से दूसरे व्यक्तियों को भी इन्फेक्शन हो सकता है। ये एक और क्रमी है जिसे ड्रैकनक्यूलस मेडिनेंसिस, इसमें भी स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, वहीं से कॉपी करिए, इसलिए एक एन की कमी है, कृपया ध्यान दीजिएगा। तो ये नारू रोग जिसको आपने पढ़ रखा होगा, जानते होंगे, राजस्थान के अंदर क्षेत्र विशेष में बहुत ज़्यादा हुआ होता था। और एक ये पतला लंबा, जब ये पूरा एडल्ट हो जाता है तो ये काफ़ी नुकसानदायक स्थिति में होता है, और ये आदमी मनुष्य के इस प्रकार, देखिए आप इसमें पाँव का एक फोटोग्राफ है, और पाँव में से छाला सा बना हुआ, एक अल्सर बना हुआ, उस अल्सर में से ये बाहर निकलता हुआ नज़र आ रहा है। इसे 9 रोग गिनी वर्म भी कहते हैं, और ये मनुष्य, कुत्ते, भालू, लोमड़ी में हो सकता है। ये एक जो बाएं और चित्र है जिसमें पैर नज़र आ रहा है, उसमें से वो एक अल्सर बन करके बाहर निकल रही है फीमेल। ये फीमेल इस प्रकार से बाहर कम निकलती है, लेकिन इसको धीरे धीरे निकाला जाता है, इस पर तीली पे लपेटा जाता है, धीरे धीरे दवाइयाँ दी जाती है जिससे सुन हो। इसके अंदर हुक्स होते हैं, ये अंदर अटकी रहती है शरीर में, और ये काफ़ी लंबे जद्दोजहद के बाद इसे बाहर निकाला जाता है, और इसको एक तीली पे लपेटा जाता है धीरे धीरे रोज़। इस प्रकार से इसको बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। एक बार निकल जाती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ जो राइट साइड में एक डायग्राम है, उस राइट साइड के डायग्राम के अंदर उसकी लेंथ आप देख सकते हैं, काफ़ी लंबी है, फीमेल है, और काफ़ी लंबी उसके डायग्राम में उसमें फीमेल और मेल दोनों को दर्शाया गया है उस चित्र के अंदर, और उसमें दर्शाने की कोशिश की गई है कि किस प्रकार ये लेंथ होती है। कई मीटर लंबी हो सकती है, ये 1-2 मीटर से लेकर के 4-5 मीटर तक लंबी हो सकती है। और ये सबक्यूटेनस रीजन में, जो अपने त्वचा के नीचे वाला रीजन है, मस्कुलर रीजन है, उसमें चली जाती है। ये कुंडली बनाकर रहती है मादा, विशेष तौर पे इसे अग्निसर्प भी कहा जाता है, क्योंकि वैसा महसूस होता है जैसे आग चल रही हो। ये 2 से 4 फुट 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। मैंने जैसे आपसे कहा, नर थोड़े छोटे होते हैं, और ये फफोला जो आप पैर पे देख रहे हैं इसे अल्सर कहते हैं, और इस प्रकार का अल्सर बना करके बाहर निकलती है। पानी में जब बार बार जाते हैं तो पानी में अपने बच्चे छोड़ती रहती है, और ये कुंडलित बच्चे बाहर निकलते रहते हैं, और जो कि ये जल में चले जाते हैं, और वहाँ से जल से वापस फिर दूसरे एनिमल्स को भी, और विशेष तौर पे इनके इस ड्रैकनक्यूलस मेडिनेंसिस में एक मध्यपोषी और होता है जिसे साइक्लॉप्स कहते हैं। ये जो बच्चे जो पानी में निकल जाते हैं, यूजुअली पानी में काम करने वाले, मछली, कपड़े धोने वाले, वॉशरमैन, इनको ज़्यादातर ये तकलीफ़ें होती है जो पानी में बहुत ज़्यादा देर रहते हैं। तो ये जो साइक्लॉप्स हैं, ये साइक्लॉप्स खा लेते हैं, और साइक्लॉप्स फिर फिशेस खा लेती हैं, और ये गंदे पानी के कारण ये साइक्लॉप्स हमारे शरीर में आ जाते हैं।
तो उनके कारण हमारे शरीर के अंदर ये पहुंच जाती है और फिर ये धीरे धीरे लगभग 1 वर्ष में वयस्क होती है और वयस्क बनने के बाद दस्त, दमा, चक्कर, ईओसिनोफिलिया की शिकायतें हो सकती है। साथ ही ये जब मसल में ट्रैवल करती है और नुकसान पहुंचाती है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाते हैं। तो बच्चों, विद्यार्थियों, आपने काफ़ी कुछ इनके बारे में जाना। आशा है आपको जानकारी फ़ायदेमंद लगी होगी। इसी प्रकार ये क्लास मैंने एक और लिस्ट बनाई है, क्लास ट्रिमेटोडा और सिस्टोडा के सदस्य होने वाले रोगों को क्या कहते हैं। ये डायस्टोमेसिस कहलाती है, जो मैंने अभी पढ़ाया आपको कि हेपेटिक यानी लीवर के अंदर डायस्टोमेसिस होती है तो फेसियोला और हेपेटिका से हो सकती है, क्लोनरकिस सिनेसिस से हो सकती है, और फिस्टोकरिस अभी आपको उसका चित्र भी दिखाया था। इंटेस्टाइनल डायस्टोमेसिस ये आंत के अंदर, ये भी एक तरह की चपटाक्रमी है, ये फेसियोलाप्सिस बुस्की के नाम से जानते हैं, ये होती है। पल्मोनरी डायस्टोमेसिस ये पल्मोनरी यानी लंग्स के अंदर पहुंच जाए अगर कोई फ्लूक तो उससे होती है। पैरागोनमस की मैंने आपसे बताई वेस्टरमेनिया, पैरागोनस वेस्टरमेनिया की ये लंग्स में पहुंच जाती हैं और काफ़ी नुकसानदायक है। उसी प्रकार ये सिस्टोसोमासिस में सिस्टोसोमा की वजह से होती है, ये वेजाइकुलर हो सकती है, इंटेस्टाइन में हो सकती है, ये जैपानिकम का भी एक फॉर्म होता है, ये मैंने आपसे कहा। तो आशा है आपको ये लेक्चर और ये कक्षा में समझ में आया होगा। आपको अगर किसी प्रकार की कोई जानकारी और चाहिए हो तो आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर भी कर सकते हैं और मुझसे संपर्क करके। अब इस जो आज का लेक्चर है इसके ऊपर मैं कल या परसों एक असाइनमेंट आपको दूंगा जिसके ऊपर आपको इनसे होने वाली तकलीफ़ें, और हाँ एक और लास्ट, एक लोआ नाम का एक और परजीवी है जो आँखों में, मानव की आँख में भी नुकसान पहुंचाता है, और ये एक फ्लाई मक्खी से फैलता है। ये मक्खी उसकी कैरियर है और मध्यस्थ परपोषी तो इसका क्राइसोपस है, और ये क्राइसोपस मक्खियाँ होती हैं जो लार्वा मक्खी के निर्मोचन में परिवर्तित हो जाती है, और फिर वो मक्खियाँ जब जानवरों की आँख पे बैठती है, मानव की आँख पे बैठती है, आँख के आसपास बैठती है, तो ये आँख में वो छोड़ देती है उन लार्वा को और आजू बाजू सूजन आ जाती है, जैसे कैलाबर स्वेलिंग के नाम से भी हम जानते हैं। बहुत पीड़ादायक, आप समझ सकते हैं कि आँख के अंदर छोटा है, लोहा हो सकता है। मैंने इसका फ़ोटोग्राफ नहीं डाली हो तो अगली क्लास के अंदर मैं इसे फ़ोटोग्राफ ऐड कर दूँगा। आशा है आपको ये लेक्चर थोड़ा सा फास्ट था लेकिन समझ में आया होगा, और मेरा ऐसा मानना है कि आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा परीक्षा के पॉइंट से भी।